student, let's continue the second part of your class 7th chapter 1 3 questions. इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं. अब फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हुआ क्या. एक राजा था जिसके 3 सवाल थे. अपने तीनों सवालों के आंसर ढूंढने के लिए वो एक कुछ अपने राज्य में जो है ऐलान करवाते हैं कि जो भी मेरे सवालों के जवाब देंगे उन्हें मैं कुछ इनाम दूंगा. तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग उनके पास आए. उन्होंने अपने अपने तरीके से उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करी, लेकिन राजा जो थे वो किसी के भी सवालों के जवाबों से अपने जवाब उनको नहीं मिल पाए. वो संतुष्ट नहीं हुए. फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें एक हर्मिट के पास जाना है, मतलब एक साधु के पास जाना है जो कि जंगल में रहते हैं, और वहाँ जाकर के अपने सवालों के जवाब उन्हें ढूंढने हैं. तो जब वो जंगल में जाते हैं, हर्मिट के पास जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही साधारण सिंपल सा इंसान है जो कि क्या कर रहा है, वो अपने ग्राउंड में जो है डिगिंग कर रहा है, गड्ढे खोद रहे हैं. तो किंग जो है उनसे पूछते हैं कि मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ, लेकिन जो हर्मिट होता है वो कोई जवाब नहीं देता है. तो किंग जो है वो हर्मिट को बोलते हैं कि आप शायद थके हुए हो तो मैं आपका काम कर देता हूँ. इस तरह से किंग जो है वो उस हर्मिट को बोलते हैं कि आप थोड़ा आराम कर लो, और वो जो है डिगिंग करने लग जाते हैं ग्राउंड में. तो काफ़ी समय जब बीत जाता है, लगभग सुबह से शाम होने को आ जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो हर्मिट किंग को उसके सवालों के जवाब नहीं देते हैं. और आखिरकार जब लास्ट में जब किंग भी थक जाते हैं तो हर्मिट उनको बोलते हैं कि तुम ऐसा करो कि अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, और वो फिर से काम करने लग जाते हैं. तो किंग बोलते हैं कि अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देने वाले हो तो मुझे आप बता दो ताकि मैं अपने घर वापस चला जाऊँ. इतने में क्या होता है कि हर्मिट जो है बोलते हैं कि हियर कम्स समथिंग रनिंग, कि देखो ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि कोई दौड़ रहा है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट सेकेंड. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ bearded मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. जैसे ही किंग ने पीछे देखा तो क्या दिखाई देता है कि एक दाढ़ी वाला इंसान है. bearded मैन का मतलब होता है दाढ़ी वाला इंसान. एक दाढ़ी वाला इंसान जो है वो तेज़ी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसने अपने जो है पेट को अपने हाथों से दबा रखा था जिसमें से कि खून बह रहा था. वो जैसे ही किंग के पास पहुंचा वैसे ही वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया. तो राजा ने और हर्मिट ने उस इंसान के जो है कपड़े वगैरह ठीक करे. कपड़े हटा करके उसका जो ज़ख्म था, जो फाउंड यानी कि ज़ख्म होता है, उसका जो ज़ख्म था उसके ऊपर उन लोगों ने उसे साफ़ किया. उसको हैंकी से, हैंकरचीफ मतलब रुमाल, उसको रुमाल से कवर किया, लेकिन फिर भी खून जो था वो बहना बंद नहीं हो रहा था. तो फिर राजा ने उसके ड्रेस वगैरह चेंज करके और काफ़ी कोशिश करी, और फिर उसके बाद में इसकी ब्लीडिंग जो हो रही थी उसको रोकने की कोशिश करी, जो खून बह रहा था उसको रोकने की कोशिश करी. तो वो इंसान जो था वो शायद पानी पीने के लिए वो पानी पीना चाहता था. तो किंग ने जो है उसे फ्रेश वाटर भी दिया. फिर कुछ समय तक दोनों ने, हर्मिट ने और किंग ने, उसका ध्यान रखा. फिर जब धीरे धीरे सूरज अस्त होने लगा था, सनसेट होने लगा था, और ठंडी हवाओं के झोंके जब बढ़ने लग गए, तो किंग और हर्मिट उसे उठा करके और अंदर ले गए. उस जख्मी इंसान को, उस वाउंडेड मैन को उठा करके अंदर ले जाते हैं और उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं. फिर वो इंसान जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप से पड़ा रहता है. फिर धीरे से किंग भी जो था वो दिन भर से थक गया था, इसलिए वो भी जो है थोड़ा सा लेट जाता है, उसे भी नींद लग जाती है और वो वहीं ज़मीन पर लेट जाता है. फिर समय हो जाता है, रात बीत जाती है, और फिर उसके बाद में जब सुबह वो उठते हैं तो क्या देखते हैं, सब पूरा उसे याद आता है कि मैं मतलब यहाँ पर क्यों आया हूँ और मुझे यहाँ पर एक्चुअली क्या काम है. फिर वो जब देखते हैं अपने आसपास कि वो जो वाउंडेड मैन था वो ज़ख्मी इंसान था, कि अब वो कैसा है. तो एक्चुअली वो ज़ख्मी इंसान जो था, जब वो जैसे ही देखता है कि राजा जो है उठ गया है, तो फिर वो राजा को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे फॉरगिव का मतलब होता है मुझे माफ़ कर दो. तो राजा जो है वो सरप्राइज्ड हो जाता है. वो बोलता है कि किस बात की माफ़ी मांग रहे हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है. तो फिर वो ज़ख्मी इंसान बोलता है कि यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ. मैं आपका शत्रु हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ. दरअसल हुआ क्या था कि एक युद्ध हुआ था जिसमें राजा ने इस इंसान के भाई को मार दिया था.
तो वो ब्रिगेडियन बताते हैं कि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और हमारी पूरी जो संपत्ति थी वो हड़प ली थी, हमारी पूरी प्रॉपर्टी ले ली थी, और बस उसी का बदला लेने के लिए, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, उसी का बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था, मैं तुम्हारी हत्या करना चाहता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम अकेले जो है इस रास्ते से जा रहे हो, तो मैंने छुप छुपाते हुए तुम्हारा पीछा किया और भेस बदल करके मैं तुम्हारे पीछे आया, तुम्हें मारना चाहता था। लेकिन तुम्हारे जो बॉडीगार्ड थे, मतलब जो रक्षक थे, जो सैनिक थे, उन लोगों ने मुझे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज़ कर लिया। रिकॉग्नाइज़ का मतलब होता है पहचानना। उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और उन्हीं की वजह से मैं घायल हो गया। फिर अपनी जान बचाने के लिए वो भागते भागता यहाँ पर आया, और फिर क्या हुआ कि आखिरकार राजा ने जो है वो उसकी जान बचाई। तो वो बोलते हैं कि मेरी जान, वो हंड्रेड बिन राजा को बोल रहा है कि आपने मेरी जान बचाई है, तो अब से मैं आपका एक वफ़ादार सर्वेंट बनकर रहूँगा, आपका एक वफ़ादार सेवक बनकर रहूँगा, आप कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। तो किंग जो था वो बहुत खुश हुए। वो उन्होंने सोचा कि आज एक जो दुश्मन था वो एक दोस्त बन गया है, इस तरह से मतलब वो थोड़ा खुश भी हुए। और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, कोई माफ़ी वगैरह मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने उसकी सेवा करी और उसके जो घाव था उसको ठीक होने में बहुत अच्छी मतलब मदद भी करी। फिर उन्होंने बोला अपने खुद के, उनके राज्य के जो डॉक्टर थे, मतलब कि जो भी हकीम वगैरह जो भी थे, बोला कि वो अब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना, कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे। और साथ ही राजा ने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी जो मैंने ले ली थी वो मैं तुम्हें लौटा दूँगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में जो है एक खुशी खुशी एक समझौता हो जाता है। फिर लिविंग द बाउंडेड मैन जो है वो किंग उनको भिजवा देते हैं अच्छे से, अपने जो है वहाँ से चले जाते हैं, वो अपने सैनिकों को बुलवा करके और उनको भिजवा देता है बाउंडेड मैन को। अब बिफोर गोइंग अवे ही वाइस्ड वंस मोर टू गेट आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस। अब जाने के पहले राजा ने सोचा कि एक बार जाने के पहले फिर से मैं हरमिट के पास जाता हूँ और एक बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो वो हरमिट के पास गए। हरमिट जो है वो क्या कर रहे थे कि कल जो उन्होंने जो खोदे हुए थे, जो डिगिंग करे हुए थे, उसमें वो कुछ सीड्स डाल रहे थे, मतलब बीज बोने का काम कर रहा था हरमिट। तो जब ये गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कि अब मैं लास्ट टाइम आपसे पूछता हूँ, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप कृपया मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। तो अब हरमिट ने क्या कहा कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, आपको तो पहले से ही सारे जवाब मिल गए। तो राजा जो थे वो थोड़ा शॉक हो गए कि कैसे, कहाँ, मुझे क्या जवाब मिल गए, इस तरह से थोड़ा सरप्राइज्ड हो गए वो। तो हाउ हैव आई बीन आंसर, मुझे कैसे जवाब मिल गया, व्हाट डू यू मीन, आप आखिर क्या कहना चाहते हो। तो डू यू सी, रिप्लाई द हरमिट, हरमिट ने कहा कि क्या आपने नोटिस नहीं किया कि इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर कल आप मेरी रुक करके मेरी वीकनेस को, मतलब मैं जो गड्ढे खोदते हुए थक गया था या जो मैं कमज़ोर हो गया था, तो अगर आप उसको महसूस नहीं करते, अगर आप वो नहीं देखते और अगर आप वापस चले जाते, तो रास्ते में क्या होता, द मैन वुड हैव अटैक टू यू, तो ये जो मैन था, ये जो दुश्मन था आपका, वो आपके ऊपर अटैक कर देता। तो अगर बस वही सही समय था जो आप यहाँ से गए नहीं, और सो दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम देन यू वर डिगिंग द बेड, तो अब मान लीजिए कि वही सही समय था जब आपने मेरी थकान महसूस करी और अपना काम मतलब आप वहाँ रुक गए और मेरे हाथ से आपने काम ले लिया। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, क्योंकि उस समय जो भी अच्छा हुआ वो मेरी वजह से हुआ। तो जो काम आपने अच्छा काम किया, आपने मेरी मदद की, तो मैं जो था वो इम्पोर्टेंट पर्सन हो गया, आपने जो काम किया वो इम्पोर्टेंट काम हो गया, और वो समय जब आप मेरे पास आए और यहाँ पर आकर के रुक गए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट समय हो गया। तो इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश करी। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, अब उसके बाद में भी जब वह इंसान दौड़ता हुआ हमारे पास आया, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तब इम्पॉर्टेंट समय क्या था, जब आपने उसकी सेवा करी, आपने उसकी केयर करी। क्योंकि अगर इफ़ यू हैड नॉट रेज्ड हिज बाउंड ही वुड हैव डाई,
अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप उसके ज़ख्मों का ख्याल नहीं रखते, उसको ठीक नहीं करते, तो वो इंसान मर जाता और आपके मतलब एक दुश्मनी लेकर कर ही मरता आपसे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वो व्यक्ति आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो भी आपने काम किया उसके लिए वो सारा की सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो था आपका वो था, जो आपने उसकी सेवा करी और उसके ज़ख्मों को ठीक किया। तो रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से सुनना कि रिमेंबर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इट मीन्स जो वर्तमान होता है, जो प्रेजेंट होता है, बस वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमारे पास में सारी पावर होती है, जबकि हमें कुछ करने का मौका मिलता है। क्योंकि हम जो पास्ट होता है वो ऑलरेडी जा चुका है, आप पास्ट में जा कर के कोई भी एक्ट नहीं कर सकते हैं, और जो फ्यूचर होता है वो आने वाला होता है, आप फ्यूचर में जा कर के भी कोई एक्ट नहीं कर सकते, मीन्स कोई काम नहीं कर सकते। तो हमें हमारा एक्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट, नाउ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट। प्रेजेंट में जो व्यक्ति आपके साथ है, बस वही व्यक्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में आप किस तरह के लोगों से मिलने वाले हो या किस तरह के लोग आपसे मिलने वाले हैं। इसलिए प्रेजेंट में जो आपके साथ है, बस वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या होता है? बस वही काम होता है जो आप कुछ ऐसा काम करो जो कि अच्छा हो, जो दूसरों के लिए अच्छा हो, जो आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि हमें दुनिया में इसीलिए भेजा गया है, इसी पर्पस से हमें भेजा गया है कि हम कुछ अच्छा करें। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है ओवर। तो राजा को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गए। आप वीडियो को ध्यान से देखें, चैप्टर को समझने की कोशिश करें, और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको अपने क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ के अपने हिसाब से उसके आंसर लिखने की कोशिश करें। एक बार मैं क्वेश्चंस आपको पूरे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आंसर्स आप अपने, यू कैन राइट योर आंसर्स इन योर ऑन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिखने की कोशिश करें। अगर चैप्टर आपके समझ में आ गया है तो आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। आंसर्स लिखते समय हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पेलिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं हमारी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, तो साथ ही साथ जो हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आप चैप्टर अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आंसर्स को इजीली लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू डू मैजिशियन। राजा को मैजिशियन के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी? मैजिशियन यानी कि जादूगर। अब आप सोचिए, जादूगर जो था हमारे फर्स्ट पार्ट में आया था, जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी? तो याद करिए, हमने ये पढ़ा था कि एक जादूगर ही एक ऐसा इंसान होता है जो भविष्य के बारे में बता सकता है। तो इसलिए राजा को यह सलाह दी गई थी कि मैजिशियन की सलाह लेकर के भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू किंग। मतलब सेकंड क्वेश्चन के आंसर में किसकी सलाह लेने का मशवरा जो है वो राजा को दिया गया। तो राजा से कहा गया था कि काउंसिल मेंबर की जो है एक 22 मेंबर्स की काउंसिल बनाई जाए, डॉक्टरों से सलाह ली जाए, साइंटिस्ट से सलाह ली जाए और सोल्जर्स की सलाह ली जाए, इस तरह से उन्हें कहा गया था। व्हाट सजेस्ट वर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या करना चाहिए किंग ने, जो है वो अपने राज्य में जो फाइट होता है, जो रिलीजन को लेकर के फाइट होता है, तो इन सब बातों को जो है, इन कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और इसके ऊपर विचार करना चाहिए। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड। तो क्या इन बुद्धिमान लोगों को कोई रिवार्ड मिला? इफ़ नॉट वाई नॉट। तो हम जानते हैं कि इन बुद्धिमान लोगों को कोई रिवार्ड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि किंग जो थे वो इनके आंसर से सेटिस्फाई ही नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, इसलिए कोई उनको रिवार्ड नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, हाउ डिड द किंग एंड द हरमिट हेल्प द वाउंडेड मैन। वाउंडेड मैन की जो है उस जख्मी इंसान की मदद कैसे की? तो किंग ने और हरमिट ने सबसे पहले तो उसके
जो ज़ख्म था, जो वाउंड था, उसको क्लीन किया। फिर उसके बाद में उसको हैंकी से साफ़ करके और उस पर हैंकी लपेट करके और कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह लगा करके उसकी हेल्प करी। फिर सेकंड 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हु वॉज द ब्रिडेड मैन, जो ब्रिडेड मैन था वो कौन था, वो दाढ़ी वाला इंसान जो था वो कौन था। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो दाढ़ी वाला इंसान था वो किंग का एनिमी था, उसका शत्रु था। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। उसने राजा से माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था, वो वहाँ पर राजा को मारने के लिए आया था। लेकिन जब उसने क्या देखा कि राजा तो जो है वो एक बहुत ही दयालु इंसान है, राजा उसका शत्रु था, लेकिन शत्रु होने के बावजूद राजा ने उसकी जान बचाई, इसलिए वो माफ़ी मांगता है उनसे। द किंग, 7th क्वेश्चन है, द किंग फॉरगिव द बिडेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। राजा जो है वो ब्रिडेड मैन को, उस दाढ़ी वाले इंसान को माफ़ तो कर देते हैं, और माफ़ी जताने के लिए वो क्या किया उन्होंने, तो राजा ने जो है उनको माफ़ भी कर दिया, साथ ही साथ उसका अपने जो अच्छे डॉक्टर्स थे, जो अपने हकीम वगैरह थे अपने राज्य के, उनसे उसका इलाज भी करवाया, और जितनी संपत्ति जो लूटी थी वो उसे वापस भी कर दी, जो पूरी प्रॉपर्टी थी वो उसे वापस कर दी। 8th एंड लास्ट क्वेश्चन, what were the hermit's answer to the 3 questions, write each answer separately, which answer do you like most and why। तो हर्मिट के जो आंसर्स थे तीनों क्वेश्चंस को लेकर के वो आपको बताने हैं, और आपको ये बताना है कि आपको सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा। तो ये हमने अभी ही समझा है लास्ट में कि तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर थे, तो सबसे बेस्ट आंसर तो मुझे ये लगा कि सच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट, वो होता है नाउ। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रेजेंट में जो सारी चीज़ें होती है बस वही इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसके इम्पॉर्टेंस को हमें समझना चाहिए। तो अब आप यू जस्ट ट्राई टू राइट ऑल क्वेश्चंस, ऑल आंसर्स इन योर ऑन वर्ड्स। थैंक यू सो मच। वीडियो ध्यान से देखें और चैप्टर को समझने की कोशिश करें।